हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेडियन चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। चैप्टर नंबर 3 बाद में करेंगे क्योंकि वो एग्जाम लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 4, 5 एंड 6 चैप्टर है। तो पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे 4, 5 एंड 6, उसके बाद आएंगे थर्ड चैप्टर। तो नाम है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल, देखो मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर देयर। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब क्या? ऐसे लेवल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। बिजनेस लेवल मतलब middle level management, and the lower level management will be called as the functional level management. ये वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, कि उसका काम क्या होता है, उसके विजन क्या होता है, उसके मिशन क्या होते हैं, उसके गोल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले देखो, एक शॉर्टकट दिया हुआ है, अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, comprehend the relevance and application of various types of corporate strategies, understand the reasons for adoption of various types of corporate strategies. डेफिनेशन क्या दिया? नो अबाउट कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस मतलब क्या? ग्रुप। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रेटजीज के ग्रुप्स को हम लोग इस चैप्टर में पहचान सकते हैं करके बता रहा है। पूरा सा एक समरी नोट दिया गया है, समरी को आप देख लो। ये समरी के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। देखो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑल्टरनेटिव्स। सबसे पहला स्टेबिलिटी, सेकंड ग्रोथ और एक्सपांशन, थर्ड रिट्रेंचमेंट, फोर्थ कॉम्बिनेशन। अगर ग्रोथ और एक्सपांशन है तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इंटरनल ग्रोथ होगा या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। अगर इंटरनल ग्रोथ होगा तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। अगर इंटेंसिफिकेशन हुआ तो वो तीन तरीके के हो सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो चार डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है तो वो भी बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। पर अगर नहीं, इंटरनल नहीं हो रहा है, अभी एक्सटर्नल हो रहा है, तो एक्सटर्नल में क्या होगा? या तो मर्जर या एक्विजिशन हो सकता है या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है। पर नहीं, वो भी नहीं हो रहा है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन नहीं, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, तो टर्न अराउंड हो सकता है, डाइवेस्टमेंट हो सकता है, लिक्विडेशन हो सकता है, खत्म बात। यही पूरे चैप्टर का हम लोग को सारांश दिया गया है और यही पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ इसका नया कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, जिसकी कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल मैंने पहले बता दिया है। ये coordination of strategies of various strategic business units for optimal performance. Top management of organizations make strategic decisions. The nature of strategic decision tends to be value oriented, conceptual and less concrete than decisions at the business or functional level. This chapter deals with corporate level strategies and their various types. अभी आता है टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रेटजी। कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। एक्चुअली मैंने पहले समरी में बता दिया है, बस यही यहाँ पर इधर नाम वापस बताएंगे। अब यहाँ पर तो हमको दो नाम अच्छे से याद रखना है, विलियम एफ ग्लुइग एंड लॉरेंस आर जॉर्ज। ठीक है, ये टू नेम्स हमको याद रखने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस पर देखें तो कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। अगर स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे देखें तो इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन को बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, ग्रोथ स्टेज को बोलते हैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मैच्योरिटी को बोलेंगे स्टेबिलिटी, और डिक्लाइन को बोलेंगे रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। और अगर कंपटीशन के बेस पर देखें तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजीज तो कॉस्ट लीडरशिप हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, फोकस्ड हो गया। कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजीज देखें तो फिर जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज हमको दिए गए हैं 3 बेस पर। रियलिटी वाइट क्या दिया, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है पतंजलि का। पतंजलि आयुर्वेद अडॉप्टेड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है अभी आपको पता नहीं है, हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड टू बी सक्सेसफुल इट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हाई क्वालिटी at low cost. It is now at the growth stage and is following competitive strategy. Okay. It is competing with both domestic and multinational companies. ये डोमेस्टिक कंपनी से भी compete कर रहा है और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी से भी compete कर रहा है करके बता रहा है। मतलब यहाँ के प्रोडक्ट्स हमारे इंटरनेशनल पे भी जाते हैं पतंजलि के। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, ये 4 तरीके के होते हैं। हमने पहले समरी में देख लिया है ये। अभी जो स्टेबिलिटी है, दिस द फर्म स्टेज with its current businesses and product markets, maintains the existing level of effort and is satisfied with incremental growth.
और इंक्रीमेंटल ग्रोथ से सेटिस्फिकेशन होता है करके बता रहा है। एक्सपांशन, हेयर द फर्म सीक्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ मे बी विद इन द करंट बिजनेसेस, हो सकता है करंट बिजनेस में ही हो, या फिर हो सकता है मे बी एंटरिंग न्यू बिजनेस दे आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, और बाय एंटरिंग न्यू बिजनेसेस दैट आर टू बी गो ऑन दैट। Or by entering new business that are unrelated to existing businesses. The firm retrenches some of the activities in some business or drops the business as such through sell out or liquidation. The firm combines the above strategic alternatives in more permutations or combinations so as to suit the specific requirement of the firm. Okay, next है stability strategies. अब stability strategy में क्या होता है, कैसे होता है देख लो। The stability strategy is pursued by firm when it continues to serve in a same or similar market. अगर सेम मार्केट में हम लोग बेचते जा रहे हैं, सिमिलर मार्केट में हम लोग बेचते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और उन्हें चार लोगों से हम लोग डील कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हमारा बन जाएगा। दिस स्ट्रेटेजी इज टिपिकल फॉर दोज फर्म्स हुज प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज। अब जिनके प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अगर एग्जांपल है तो रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये कैसे एकदम मैच्योरिटी स्टेज पे, मतलब एकदम टॉप पोजीशन पर है। अब वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उतने ही मार्केट में उतने ही लोगों को अगर बेचा तो फिर उनकी सेल्स जो है गिर सकती है वापस से। एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डू नथिंग स्ट्रेटेजी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑल्सो फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी टू कंसोलिडेट देयर market positions and prepare for the launch of growth strategy. For deeper understanding of these strategies, let us delve into the characteristics. अब बोलता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, उसके चरित्र कैसा है, उसकी विशेषताएं कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हमको बताता है। ए फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी stays with the same business, same product market posture and functions, maintaining same level of effort as at present. The endeavor is to enhance functional efficiencies in an incremental way through better deployment and utilization of resources. The assessment of the firm is that the desired income and profits would be forthcoming through such incremental improvements in functional efficiencies. Stability strategies does not involve a redefinition of the business of the corporation. It is a safe strategy that maintains status quo. It does not warrant much of fresh investments. The risk involved in this strategy is less. While opting for this strategy, the organizations can concentrate on its resources and existing businesses or products and markets, thus leading to building of corporate core competencies. The firm with modest growth objective choose this strategy. अब कुछ मेजर रीजंस कि क्यों स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी चाहिए, क्यों कोई और स्ट्रेटेजी नहीं। ओके, ए प्रोडक्ट हैज़ रीच द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी मतलब एकदम मेच्योरिटी पर पहुंच गया तो लोग इसे यूज़ करो करके बोलता है। दिस स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस, कंफर्टेबल है, एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है, ऑप्ट किया हुआ है, ऑपरेटिंग चल रहा है। नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपांड एज इट मे परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्या हो सकता है अगर थ्रेट हो गया तो। आफ्टर रैपिड एक्सपांशन a firm might want to stabilize and consolidate itself. These all are given in this question. नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटेजी होता है ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, कि ग्रो किस तरह करें हम लोग, एक्सपांड किस तरह हमारे बिजनेस को करें, वो सारी चीज़ें आपको इस स्ट्रैटेजी में दी गई है। इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस, बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट कैन बी इक्वेटेड विद डायनामिज्म, vigor, promise, and success. It is often characterized by significant reformulation of goals and directions, major initiatives and moves involving investments, explorations, and onslaught into new products, new technology, and new market, innovative decisions and action programs, and so on. This strategy may take the enterprise along relatively unknown and risky paths full of promises and pitfalls. ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमको पहले स्टेबिलिटी का दिया था वैसे अभी हमको ग्रोथ और एक्सपांशन का भी दिया जा रहा है। इन्वॉल्व्स रीडिफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अच्छी तरह से वापस से भी रीडिफाइन कर रहे हैं हम लोग, मतलब पूरा एक्चुअली चेंज कर देंगे, ग्रो कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। इज द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, मतलब क्या स्टेबिलिटी मतलब क्या, वहीं पर रुको बोलता है, एक्सपांशन बोलता है कि नहीं वहीं पर मत रुको, आगे बढ़ो, तो ये पूरा अपोजिट करके बताता है। वेयर इन वाइल इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड्स आर लिमिटेड, रिवॉर्ड्स बहुत कम होते हैं, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी दे आर वेरी हाई। इन द मैटर ऑफ रिस्क टू, द टू आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये जो दोनों अपोजिट करके बता रहा है। लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ हो सकती है इससे। प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फर्म, रेनोवेशन होगा। हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी है।
प्रोडक्ट्स और मार्केट्स जो है फंक्शंस, पिक वन ऑफ इट्स दैट सूट्स इट मोस्ट, होल्ड्स विद इन इट्स फोल्ड टू मेजर स्ट्रेटेजी रूट्स, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन करके बता रहा है। ये हमने समरी में पहले ही देख चुके हैं। मेजर रीजन्स फॉर ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, जैसे उधर स्टेबिलिटी के लिए दिया था मेजर रीजन्स, वैसे अभी ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए दिया गया है। इट मे बिकम imperative when environment demands increase in pace of activity. Strategists may feel more satisfied with the prospects of growth from expansion. Chief executives may take pride in presiding over organizations perceived to be growth oriented. Expansion may lead to greater control over the market vis-a-vis competitors. Advantages from the एक्सपीरियंस कर्व, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपने फाउंडेशन में पढ़ी हुई है। क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट हमको कम मिलते जाता है, कम मिलते जाता है, कम मिलते जाता है, और वहाँ पर हमारा बन जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्सपेंशन ऑल्सो इंक्लूड्स इंटेंसिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग बिजनेसेस। देयरफॉर ग्रोथ स्ट्रेटजीज कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये फॉर्म्स वो लोग ले सकते करके बता रहा है। अब देखो, ये जो पूरा सा समरी था ना उधर बड़ा वाला, उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया। ग्रोथ स्ट्रेटजी को जो हमने दो डिफरेंशिएशन किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। एक्सटर्नल में दो, मर्जर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक्सपांशन में तीन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर डाइवर्सिफिकेशन में चार थे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। वर्टिकल इंटीग्रेटेड में दो था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और मर्जर्स में और स्ट्रेटेजिक अलायंस में कुछ भी नहीं था, वो वहीं पर रुक गए थे। अब ये जो 6-7 हमको दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमको अभी आगे पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन पहले पढ़ेंगे। एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली, मतलब पहले बिजनेस को इंटरनली तो ग्रो करो, तभी तो तुम एक्सटर्नली ग्रो कर पाओगे। मतलब कि इंटरनली को इतना मजबूत बनाओ, इतना उसके जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, उन सबको अच्छे से ट्रेनिंग दो, ताकि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल ग्रोथ है, वो सारी अच्छे से चल सके। द फर्म कैन इंटेंसिफाई बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। ये कुछ स्ट्रेटजीज दिए गए हैं जिसको हमें अपना के हमारा इंटरनल फैक्टर्स जो है वो अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट इज मार्केट पेनिट्रेशन। व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? देखो इसका चार्ट दिया हुआ है, चार्ट देखो। इंक्रीज मार्केट शेयर को बढ़ाओ, प्रोडक्ट यूसेज को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, क्वांटिटी को बढ़ाओ, और फाइंड न्यू एप्लीकेशन फॉर करंट यूज़र्स। जो हमारे करंट यूज़र्स है उनको और किस तरह हम लोग नए नए एप्लीकेशन लेकर आ सकते हैं करके ये सोच विचार करके आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन हो गया, ये मार्केट डेवलपमेंट। एक्सपांड ग्राफिकली टारगेट न्यू सेगमेंट्स। एक्सपांड ग्राफिकली टारगेट न्यू सेगमेंट्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? ऐड प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट। मतलब क्या, प्रोडक्ट के फीचर्स को और बढ़ा दो। समझो अगर एक फ़ोन है तो फ़ोन में कैसे हम लोग फीचर कैसे बढ़ा सकते हैं? कैमरा अच्छा बना सकते हैं, उसके स्क्रीन अच्छी बना सकते हैं, उसके कवर अच्छे अच्छे ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा प्रोडक्ट पे डेवलप होगा। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, डेवलप अ न्यू जनरेशन प्रोडक्ट। न्यू जनरेशन प्रोडक्ट मतलब अभी भी वही नोकिया का फ़ोन नहीं चलता है, अभी अच्छे अच्छे फ़ोन यहाँ पर आ चुके हैं। डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट। नए नए प्रोडक्ट हमको डेवलप करते रहना चाहिए। अगर एक ही प्रोडक्ट पे रहेंगे तो फिर हमारा ग्रोथ जो है वो रुक सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। छोटा सा दिया गया है इधर। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स दैट इज रिलेटेड और रिलेटेड। इसको एकदम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से किस तरह हम एक्सपांड कर सकते हैं करके पूछा है। व्हेन अ फर्म ट्राइज टू ग्रो एंड एक्सपांड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स और फील्ड्स, इट इज कॉल्ड ग्रोथ बाय डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये वापस से एक इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी ही है। मतलब क्या, डाइवर्सिफाई भी इंटरनली करो करके बोलता है। पर सर हमने तो सुना था कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, बिजनेस को ग्रोथ करते जाओ, बाहर लेकर जाओ, इधर लेकर जाओ, मतलब दूसरी जगह पे खोलो, तो वो तो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो लिखा है इंटरनल है, तो ऐसे कैसे? तो बच्चों से सुनो, ये जो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी लिखा है इसका मतलब क्या है? इंटरनली बिजनेस को इतना ग्रो करो कि वो डाइवर्सिफाई हो जाए। देखो हम लोग क्या समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, बाहर मतलब समझो मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, तो और हम लोग रत्नागिरी में, फिर हो गया चेन्नई, कर्नाटका, बेंगलुरु, फिर हो गया वो वेस्ट बंगाल में हो गया, गुजरात में हो गया। मतलब क्या,
डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एकदम फैला रहे हैं। पर फैलाने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट ही होता है। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग है, उसके वर्कर्स और जो स्टाफ है वो अच्छे से ट्रेंड है, तो फिर वो लोग अच्छे से भी काम कर सकते हैं करके बोलता है। Offers greater prospects of growth and profitability than intensification. Diversification is defined as an entry into new product or product lines, new services or new markets involving substantially different skills, technology, and knowledge. When a established firm introduces a new product which has little or no affinity with its present product line and which is meant for a new class of customers different from the firm's existing customer groups, the process is known as conglomerate diversification. इस process को conglomerate diversification बोलते हैं करके बता रहा है। Both the technology of product and the market are different from the firm's present experience. For some firms, diversification is a means of utilizing their existing facilities and capabilities in a more effective and efficient manner. They may have excess capacity and capability in manufacturing facilities, investable funds, marketing channels, competitive standing, marketing prestige, managerial and other manpower, research and development, raw material sources, and so forth. Them all. Based on the nature and extent of the relationship to existing business, diversification can be classified into four broad categories: vertically integrated diversification, horizontally integrated diversification, concentric and conglomerate diversification. These are all. Raw materials, intermediate goods, manufacturing, market or sales, after sales service. ओके, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरवर्ड और इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है सर, क्या होता है, तो यहाँ पर हमको बताया जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ, कैमलिन। ठीक है, जो कैमलिन है, कैमलिन कौन सी कंपनी है पता है आपको, क्या प्रोडक्ट बनाती है? कैमलिन जो है हमारा जो ऐसे स्टेशनरी के होते हैं, मतलब कुछ भी ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल, ये सारी चीज़ उसकी रहते हैं, रजिस्टर्स हो गए, रेज़र हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारी चीज़ जो भी बनाते हैं वो कैमलिन का काम है। कैमलिन जो है ना, इसका जो रॉ मटेरियल रहता है वो अपने ही ऐसे गोडाउन से लेकर आता है, मतलब उसका ऐसा खुद एक फैक्ट्री है जहाँ से वो प्रोड्यूस करता है उसका रॉ मटेरियल, फिर वो रॉ मटेरियल अपने मेन फैक्ट्री में लेकर आता है, फिर मेन फैक्ट्री से बनाकर उसको सेल करता है। मतलब क्या, खुद ही बैकवर्ड भी जा रहा है और खुद ही फॉरवर्ड भी जा रहा है। उसका मेन फैक्ट्री किधर आएगा, ये जो इधर दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, मेन फैक्ट्री ये, वो जा रहा है अपने खुद के फैक्ट्री में, वहाँ से लेकर आ रहा है रॉ मटेरियल किधर, ये अपना मेन फैक्ट्री में, मेन फैक्ट्री से जा रहा है वही चीज़ को प्रोड्यूस करके प्रोसेस करेगा और वो चीज़ें किधर लेकर आएगा, नीचे सेल करने के लिए। मतलब क्या कर रहा है, ये हो गया बैकवर्ड, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया बैकवर्ड, ये हो गया फॉरवर्ड। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या, ऐसा कोई इंटीग्रेशन मतलब कनेक्शन अपने बैकवर्ड से या फिर अपने फॉरवर्ड से अगर वो कनेक्टेड है, मतलब खुद ही उसका मालिक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई और एग्जांपल ले, देखो समझो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक पेंसिल हमको बनाना है। ठीक है, तो एक पेंसिल बनाने के लिए क्या क्या लगता है, थोड़ी सी लीड लग जाएगी, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, उसका जो कवर रहता है वो वुड, ठीक है, वो लगेगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हमको वुड और थोड़ा सा लीड लगने वाला है, तो उसका रॉ मटेरियल में किधर और से खरीद के लाके आएंगे, कोई और सप्लायर को उसका फ़ायदा होगा, वहाँ से लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर आकर बनाएंगे, फिर यहाँ पर आकर बनाएंगे, फिर कस्टमर कोई और होगा। तो मतलब क्या किया हम लोग ने, किसी और से रॉ मटेरियल खरीदा और किसी और को बेचा, मतलब ये कुछ भी ना ही फॉरवर्ड हुआ ना ही बैकवर्ड। बट अगर हमने ही उसका जो रॉ मटेरियल लेकर आए थे पेंसिल का लीड और वुड, वो अगर हमारा खुद का ही बिजनेस था, वहीं से लेकर आए, फिर आगे हमारा खुद का ही स्टोर था, वहाँ जाके बेचा, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड कनेक्शन विथ बैकवर्ड कनेक्शन। समझा? अगर एग्जांपल क्लियर नहीं है, किसी को अगर डाउट्स आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए अगर डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे क्लियर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। हाँ, आगे देखो, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, opt to engage in business that are related to existing business of a firm. The firm remains vertically with the same process sequence, moves forward or backward in the chain and enters specific product or process steps with the intention of making them into new business for a firm. The characteristic features of vertically integrated diversification is that the firm remains in the vertically linked connection. Forward and backward integration.
Firm is part of vertically integrated diversification. In vertically integrated diversification, firms opt to engage in business that are vertically related to existing business. Okay, firms opt to engage in business that are linked forward or backward in the chain. With the creation of effective supply by entering business of input providers, strategy employed to expand profits and gain greater control over production or supply of a product, whereby a company will purchase or build a business that will increase its own supply capability or lessen its cost of production. For example, a large supermarket chain considers to purchase a number of farms that would provide it a significant amount of fresh produce. On the other hand, forward integration is moving forward in the value chain and entering business lines that use existing products. Forward integration will also take place where organizations enter into businesses of distribution channels. For example, a coffee bean manufacturer may choose to merge with a coffee cafe. Okay. टेक्सटाइल मिल वन, टेक्सटाइल मिल टू, टेक्सटाइल मिल थ्री, इट्स अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. मतलब क्या, जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा वो इधर जाएगा, जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा वो इधर जाएगा, ख़त्म बात. ये होता है हमारा वर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. अगर हमने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो वही वाला कंसेप्ट को बोला जाता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. टेक प्लेस when the products are related. In this diversification, the new business that is diversified into is linked to the existing business through process, technology, or marketing. A new product is a spin-off from the existing facilities and products or processes. This means that in a concentric diversification too, there are benefits of synergy with the current operations. However, concentric diversification differs from vertically integrated diversification in the nature of the linkage the new product has with the existing ones. While in vertical integrated diversification, the new product falls within the firm's current process product chain, but in concentric diversification, there is a departure from this vertical linkage. The new product is only connected with the loop in a loop like manner at one or more points in the firm's existing process or technology or product chain. For example, company producing clothes ventures into the manufacturing of shoes. Conglomerate diversification. A cement manufacturer diversifies into the manufacture of steel and rubber products. ओके. रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत ही छोटा सा टेबल है और इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो खाली. ठीक है, तो एग्जाम के पहले एक दिन पहले इसको क्या करना है, एक बार देख लेना है. कुछ नहीं है, बस खाली इसमें ये बताया कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं. खत्म. एग्जाम पे कभी भी आने वाला नहीं है, बट नॉलेज के लिए देख लेना. अब आता है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी. ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, आज तक जो भी कराया है, मतलब ये जो 4 चैप्टर का आज जितना भी मैंने कराया है, कहाँ तक कितना पेज कराया है, पेज 12 तक कराया है. इस पेज को आज ही जाके रेफ़र कर लेना, एक बार देख लेना क्या क्या मैंने पढ़ाया है, एक बार क्या क्या बताया है, जो एग्जांपल्स मैंने बताया एग्जांपल से उधर मार्क करके लग देना, ताकि क्या है आपको बाद में भूल ना पाओ. ठीक है, और अगर कोई डाउट्स आता है, वो जो मैंने एग्जाम्पल बताया अगर उसमें डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि क्या है अगर हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आ रहा था आपको फटाक से मिल जाएगा. ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को. थैंक यू गाइस, बाय बाय.